अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारी CS 507 की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे लेसन नंबर 2 में दो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड टॉपिक है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, यानी कि इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी मैनेजमेंट में और उसकी स्ट्रेटजीज में क्या रोल होता है। चलिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मिलकर कोई बड़ा गोल अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग भी हो सकते हैं। अगर दो लोग एक साथ मिलकर काम करें तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और अगर एक मतलब कि एक बड़ी कंपनी है तो हम उसको भी ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई ना कोई मिशन होता है, कोई गोल होता है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिसमें लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, जैसे बिजनेस चलाना। ठीक है, ये लोग कुछ रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, यानी सब कुछ पहले से ही बता दिया गया होता है। उन्होंने बस लोगों ने उसको यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल में लाना और ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को प्रोसेसिंग में लेकर आना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल पैसे, माल, लोग वगैरह, और उनको प्रोसेस करके अपने लिए एक आउटपुट जनरेट करती है, जिसको हम बाद में प्रोडक्ट या सर्विस कहते हैं। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेबिलिटी और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम को फॉलो करती है, यानी कि हर शख्स का पहले से रोल डिफाइंड होता है, उसने उसी रोल के मुताबिक अपने काम सर अंजाम देने होते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है कि अकेला शख्स जो काम नहीं कर सकता वो टीम के साथ काम करता है। ठीक है, इसमें इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लेते हैं जो डिफाइन करती हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना चाहिए, कौन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और कौन नहीं है, कैसे और से कम्युनिकेशन होती है, कौन। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन करती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर 1 पर है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और कौन नहीं, कैसे और किससे कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन से रूल्स और सिचुएशंस पर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो एक साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो अप करती है। फॉर एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। ठीक है, उसका गोल होता है एजुकेशन देना। ठीक है, उसमें होते हैं टीचर्स, होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं प्रिंसिपल, स्टाफ वगैरह होता है, सबका रोल पहले से डिफाइन होता है। हर कोई रूल्स के मुताबिक ही काम कर रहा होता है कि टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। जानते एक अकेला टीचर सब कुछ नहीं कर सकता खुद, लेकिन अगर वो टीम बनकर बाकी टीचर्स के साथ काम करे तो वो स्कूल का गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, जब बिजनेस का स्केल बढ़ता है तो उसे हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद कर लीजिएगा। जब बिजनेस बड़ा होता है तो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही हमें उसको हैंडल करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी उतना ही बड़ा होगा तो उसको भी एफिशिएंटली हमें मैनेज करना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है। ठीक है, उसके बाद है गोल्स और ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जैसे प्रॉफिट कमाना या कोई सोशल या इकोनॉमिकल कल्चर गोल। ठीक है, इस इन गोल्स को हासिल करने के लिए कई एक्शन और एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जो आपस में मिलकर एक एक काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग कर रहे होते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें रिमेंबर याद रखने वाली बात है, इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलर और टाइमली रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है ताकि बिजनेस अच्छी तरह मैनेज हो सके। इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा समझने के क्रिटिकल होता है, ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाटा और इन्फॉर्मेशन। चलें अब हमारा एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें से MCQs भी आ जाते हैं,
मिड टर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि चलें अब डाटा को देखते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा खाली फैक्ट्स, मतलब कि ऐसा डाटा जिसके ऊपर सिर्फ मालूमात आई है आपकी तरफ से, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो इसको हम सिंपली डाटा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अली ने 5 आइटम्स खरीदे, सिर्फ ये एक फैक्ट है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि उसने क्या खरीदे, कहाँ से खरीदे वगैरह। ये अभी तक यूजफुल नहीं है जब तक हम इसमें कोई प्रोसेसिंग ना कर लें, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब हम डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसमें कुछ एडिशन कर लेते हैं, रीफॉर्मेट कर लेते हैं जिसे कहते हैं हम, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अब 2+2 है, उसको अगर हमने जब तक प्रोसेस नहीं करेगा कंप्यूटर तो उसका आंसर नहीं बताएगा, तो हमारे लिए वो क्या होगा? सिर्फ एक डाटा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल वही वाली हम कंटिन्यू करते हैं। अली ने 5 आइटम खरीदे, सारा ने 8 खरीदे, अहमद ने 10 खरीदे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अब ये क्या है? अहमद ने सबसे ज़्यादा खरीदे, ठीक है। ये एक नॉलेज की बात है कि जो डिसीजन मेकिंग में काम आ सकती है। चलें अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मालूमात का जो हमें मिलती है उसका रेलेवेंट होना भी ज़रूरी है। अगर वो हमारे से नॉन रेलेवेंट है तो हमारे वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, तभी वो वैल्यू रख सकती है। अगर अगर आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन को देना शुरू कर देते हैं किसी ऐसे बंदे को, तो उसका टाइम भी वेस्ट होता है, उसको कन्फ्यूजन भी बढ़ जाती है, और उसका उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, मतलब कि उसका नुकसान ही होता है। अगर एक मार्केटिंग एम्प्लॉय है मिसाल के तौर पे, जो कि अकाउंट्स की इंटरनल टेक्निकल रिपोर्ट बनाता है, एक रिपोर्ट होती है वो, तो उसके लिए वो ना फ़ायदेमंद है ना ही समझने वाली है, क्योंकि अकाउंट्स के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है? एक मार्केटिंग एम्प्लॉय है जो मार्केट का काम करता है, उसको अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो दे दी जाए, उसमें फाइनेंशियली लिखा हो सब डाटा, तो वो उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसने मार्केट से रिलेटेड काम करना है, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी को उसका कुछ भी नहीं है फ़ायदेमंद। तो ये एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए। अब अब इंफॉर्मेशन की क्वालिटी चेकलिस्ट देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी वो आपको मिल रही है उसमें क्या क्या होना चाहिए। चलें अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी चेकलिस्ट। इसमें डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी जो होती है, जो हमें मिलती है, उसको जज करने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाता है जो कि तय करता है कि इंफॉर्मेशन अच्छी है, काम की है कि नहीं काम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपर्ट्स ने कुछ क्वेश्चन या स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं ताकि ये देखा जा सके कि कोई इंफॉर्मेशन कैसी है, यूजफुल है कि नहीं, ठीक है, वही डेफिनेशन आ गई। चलें अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या पता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसने लिखी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किस ज़राए से आ रही है, किसने भेजी है, उसका ऑथर कौन है, या अगर वो सिंगल पर्सन ने लिखी है खुद, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या जिसने ये लिखी है उससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जी, क्या जो पर्पस है इन्फॉर्मेशन का वो क्लियर है, किस लिए लिखी गई है, या किस ऑडियंस के लिए है, क्या ये अपने एम को अचीव कर रही है जो इसका मकसद है इन्फॉर्मेशन का। ये ये भी देखना होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन वही काम कर रही है जो उसने करना चाहिए था, क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं, रेलिवेंट। अच्छा जी, इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें उसने पूछा है कि तुम इस इंफॉर्मेशन से 5 चीज़ें क्या सीख सकते हो, ठीक है। इसमें अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप मिसाल के तौर पे 5 की पॉइंट्स समझ लें इनको। नंबर 1 पर आ जाएगा बिजनेस स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। उसके बाद हम समझ सकते हैं इससे डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क। उसके बाद हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, और उसके बाद क्वालिटी के लिए जो चेकलिस्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो हर इन्फो का हर और हर इन्फो हर किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं होती। उसके बाद है नेक्स्ट है, क्या ये इंफॉर्मेशन चेक की जा सकती है, ऑथर क्वालिफाइड है या नहीं, क्या ये बात कहीं और भी लिखी गई है, अगर नई इन्फो है तो क्या कोई प्रूफ दिया गया है, जैसे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि गलत है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है कब पब्लिश हुई थी, क्या ये अप टू डेट है, क्या इस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी चेक की जा सकती है, वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। उसके बाद क्या ये इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी तो नहीं है। उसके बाद है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको चॉइस बताती है कि आप इसमें से कोई एडवाइस या कुछ पार्ट इसका चूज़ कर सकते हैं, या इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। चलें अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है,
हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन नीड्स जो हैं वो अलग होती हैं, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि उसका साइज डिफरेंट होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती हैं। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फ्लैट होता है या हायरार्किकल होता है, ठीक है। वो उसके अलावा उनका कल्चर डिफरेंट होता है, ओपन होता है, फॉर्मल होता है या कैजुअल होता है। डिसीजन मेकिंग जो होती है स्ट्रक्चर अलग होता है, या सेंट्रलाइज होता है, एक ही बंदा सारे फैसले करता है, या डिसेंट्रलाइज होता है, या मुख्तलिफ लोग अपने फैसले खुद भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेक होल्डर होते हैं जिन्होंने इसमें कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया होता है, वो उनके कुछ अलग हर किसी की ओपिनियन होती है, जैसे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हो गए या एक्सटर्नल कस्टमर इन्वेस्टर्स वगैरह आ गए। इसीलिए ना हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा बनाए जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके, या कि एक साइज़ का सिस्टम हर जगह पे काम नहीं कर सकता। हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। शुक्रिया।